नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह और आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा पर, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित होंगे बहुत ही विशेष व्यक्ति, अधिकारी, पूर्व अधिकारी, आईपीएस प्रवीण दीक्षित साहब। प्रवीण दीक्षित साहब जो है महाराष्ट्र के डीजीपी पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं और आंतरिक सुरक्षा के बहुत ही विशेषज्ञ हैं, बहुत ही एक्सपर्ट जानकारी है। फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी अभी तक के जो भूमिका है उसकी जानकारी दे दूं कि सेना ने बहुत ही शानदार काम किया हमारे बॉर्डर पर। दुनिया को दिखा दिया कि भारत की सेना में, भारत की सरकार में कितना दम है। और उसने जो पहलगाम आतंकी हमला था उसका बदला इतना शानदार तरीके से लिया कि उसने 9 आतंकी ठिकानों को तो ध्वस्त किया और दूसरे हमले में जो है उसने 13 जो उनके इम्पोर्टेंट जो ठिकाने थे, जिसमें एयर बेस था और एविएशन रडार स्टेशन थे, इनको नेस्तनाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया। और पूरा देश जो है सेना पे गर्व कर रहा है। दुनिया ने भारतीय सेना का लोहा मान लिया। लोगों को लगता नहीं था कि भारत की सेना में इतना दम है, भारत की सरकार, मोदी सरकार इतना बड़ा एक्शन ले सकती है। पाकिस्तान को भी उम्मीद नहीं होगी इतनी कि इतना बड़ा एक्शन भारत सरकार लेगा। अब तक का ये इतिहास का बहुत बड़ा एक्शन भारत सरकार का और भारतीय सेना का, और उसमें अद्भुत शौर्य और वीरता का परिचय। और अभी भी तैयार है हमारी सेना पूरी तरह से, सीमाएं हमारी पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए। हमारे वीर जवान पूरी पूरे तन्मयता से जुटे हुए हैं किसी भी तरह के हमले, एक्शन का जवाब देने के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे इस बार इस प्रोग्राम में जो बात करेंगे वो देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईपीएस, वरिष्ठ आईपीएस प्रवीण दीक्षित साहब। ये महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं और आंतरिक सुरक्षा के बहुत बड़े जानकार। दीक्षित साहब, हमारी सेना तो सीमाओं पर बहुत ही सतर्कता से तैनात है, बहुत ही शानदार तरीके से किसी भी उनके हमले और किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए। तो हमारे आंतरिक सुरक्षा भी उतने महत्वपूर्ण है जितने हमारी जो सीमाएं हैं, बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, क्या लगता है, हम अपने आंतरिक जो हमारी सुरक्षा है वो सही है, मजबूत है इस समय? देखिए कि पाकिस्तान के साथ जो अभी हमने एक्शन लिए है जी, वो कठिन तो थी। उसमें जैसा आपने अभी डिस्क्राइब किया वो बहुत ही एक मुश्किल कदम था, लेकिन भारत की सेना ने, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के जी, पुलिस और पैरामिलिट्री और वहाँ के बॉर्डर के खास करके जो लोग हैं, उन्होंने सबने मिलके ये हमला अच्छी तरह से निभा लिया और पाकिस्तान को एक अच्छी सबक उन्होंने सिखा दी है। बिल्कुल सर। लेकिन उसी समय मैं कहूँगा कि भारत के सैनिक और पैरामिलिट्री को अगर पाकिस्तान के साथ सीमा पर जितनी होशियारी से लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, उतनी ही होशियारी से हमें आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत के अंदरूनी जो इलाके हैं वहाँ के लोगों ने भी साथ देना ज़रूरत है और वहाँ भी हमने पूरी तैयारी करना ज़रूरी है। और जी उसमें सर। बहुत सारे चैलेंजेस अभी नज़र आ रहे हैं, जैसे खास करके जो ये दहशतवादी है, जो आतंकी है, जी, इनका उद्देश्य उन्होंने साफ किया है कि ये जो खास करके आईएसआईएस जो है, जो सीरिया वगैरह का भाग है, वहाँ की जो ये रेडिकल
जिसको एक ये बोलते हैं कि कट्टरवादी बोलते हैं जिनको, तो ये जो लोग हैं ISIS के, उन्होंने अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके फॉलोअर्स को एक संदेश दिया है, चाहे उसका नाम ये अलग अलग हो सकता है। किसी का नाम जैसे जैश मोहम्मद है, किसी का नाम इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस वाला है, किसी का नाम कुछ अलकायदा है, बहुत मतलब जैसे लश्कर है, नाम इनके अलग अलग है, लेकिन उनका संदेश एक ही है कि 2047 तक भारत में हमें एक इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश करना है, और उस हिसाब से इनकी चाल चल रही है। और इसमें जो भी अभी हमले हो रहे हैं या होंगे, वह न केवल जम्मू कश्मीर या जो सीमावर्ती प्रदेश है वहाँ तक मर्यादित रहेंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान के दूर दूर के इलाके में भी करने का इनका मंसूबा है। न केवल भारत में होगा, जो भारत के बाहर प्रतिनिधि रहते हैं, जैसे हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे बाहर कोई सॉफ्ट टारगेट्स होंगे अलग अलग देशों में, तो वहाँ भी ये हमले हो सकते हैं, और वहाँ भी इन्होंने अटैक करने का इनका मंसूबा है। और ये जो खास कर जिसको हम अभी प्रधानमंत्री जी ने और परदेश मंत्री जी ने बोला है कि जो भी हमारे ये हमले हो रहे, हमारे ऊपर हमले हो रहे, ये कोई नॉन स्टेट ऐसे जो एक्टर्स हैं उन्होंने किए हैं, ये मानना गलत होगा, क्योंकि इसमें पूरा पाकिस्तान, वहाँ की जो उनकी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और उन्हीं के प्रोत्साहन से उनको वहाँ ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, उनको पूरी मदद दी जा रही है, उनको जो शस्त्र वगैरह की जरूरत है वो दे जा रहे हैं। तो ये सब जो हमले हो रहे हैं या वो कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का ही हाथ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ही हाथ है, और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ही इनके माध्यम से भारत के ऊपर अटैक कर रही है। और इनका उद्देश्य एक बहुत स्पष्ट है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े करेंगे, ये जो इनका नारा है, उस नारे के माध्यम से ये अपना जो उद्देश्य है, वो अपना जो साध्य है वो साधना चाहते हैं एजेंडा। और इसके लिए न केवल ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स है, लेकिन जो कुछ लेफ्ट विंग रेडिकल्स वगैरह भी है, उनको भी ये साथ में ले रहे हैं, उनकी भी मदद कर रहे हैं, और उनके माध्यम से भी इनका ध्येय साध्य करने के लिए उनकी कोशिश हो रही है। तो इसलिए जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है वो काफ़ी अभी बहुत ही सेंसिटिव है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जी दीक्षित साहब, अभी ये जो अभी बात जो चल रही है, जांच पड़ताल जो चल रही है, एक एक कर जो मामले खुलकर के परत दर परत आ रहे हैं, उससे भी पता चला कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद इनका नेक्स्ट टारगेट दिल्ली थी। तो दिल्ली, मुंबई इस तरह के हो सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ स्लीपर सेल भी काम कर रहे हैं, इनको मदद कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, और ये ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा है। अगर सर वो भारत के कौन कौन से शहर जो है उनके आतंकवादियों के निशाने पर या पाकिस्तान के निशाने पर हो सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि ये जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो इनके हैं, अभी क्या हुआ है कि इसमें दो हिस्से हैं। एक तो आज हिंदुस्तान में जिनको हम इलीगल फॉरेनर्स बोलते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे या अन्य देश के हो, इनकी जो संख्या है वो बहुत बहुत बड़ी है। और
ये यहाँ के लोगों में बिल्कुल मिल चुके हैं, बिल्कुल उसमें मिक्स हो चुके हैं। और जैसे ये भारत के रहवासी है, भारत के निवासी है, इस ढंग से वो अपने को दिखाते हैं। यही इन्होंने शादी की है, यहाँ इन्होंने कोई 10 साल, कोई 20 साल रह रहा है। तो ये जो लोग हैं, इनको अगर एक शॉर्ट टर्म में कहें तो ये इलीगल फॉरेनर्स हैं। तो इलीगल फॉरेनर्स का मतलब ये है कि एक तो ये इलीगली हिंदुस्तान में घुस गए हैं, जैसे बांग्लादेशी है। दूसरा, ये हो सकता है कि शुरू में लीगली आए होंगे, लेकिन बाद में ये पूरे इलीगली यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, वो उन्होंने यहाँ काफ़ी अपने दोस्त बनाए हैं, काफ़ी उनके परिचित लोग बनाए हैं। और ये लोग और ये यहाँ के उनके जो फॉलोअर्स हैं, ये मिलके ये स्लीपिंग सेल्स, स्लीपिंग मॉड्यूल्स बन रहे हैं। और इनके माध्यम से जब इनके वहाँ के जो गाइड्स हैं, हैंडलर्स हैं, जी वो जैसी सूचना देते हैं, वो यहाँ कुछ न कुछ देश विरोधी कार्रवाइयाँ चालू कर देते हैं। जी तो इसलिए ये ज़रूरत है कि भारत सरकार ने न केवल दिल्ली, मुंबई, लेकिन मैं तो कहूँगा कि हर जिले में एक ऐसा अपना यूनिट स्थापन करना चाहिए कि जो ये ऐसे इलीगल फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनको पकड़ेगा और उनको जिस देश से वो आए हैं उन देशों में डिपोर्ट करेंगे। जी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसी से जो इनकी इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है उसके ऊपर कुछ हम लगाम लगा सकते हैं। जी देखिए साहब, हम देख रहे हैं कि जिस दिन से जो इस तरह के पहलगाम हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार एक्शन में आई है, हमारी सेना ने उनको बहुत सही जवाब दिया है। उसके बाद से देश में बांग्लादेशियों की जो घुसपैठी है, जो अवैध रूप से अपने देश में बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके खिलाफ जो है धरपकड़ बड़ी तेज हुई है, काफी तेज हुई है पहले के मुकाबले। तो क्या लगता है कि ये हम इनको बाहर करने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। उसमें सफलता हमें प्राप्त करनी ही होगी। सवाल बिल्कुल। ये नहीं है कि क्या उसमें हम सफल होंगे या नहीं होंगे। हम सफल होंगे ही। इसी डिटर्मिनेशन से हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जितने भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज़ है, जितने ही हमारे रेलवे के वगैरह ट्रैक्स हैं, जितने हमारे हाईवेज़ हैं, उनके सबके ऊपर अभी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि एनसर्कलमेंट, इनको घेरा हुआ है। और ये जो घेरे हुए लोग हैं, उसमें से ज़्यादा लोग ये अनआइडेंटिफाइड लोग हैं। ये कहाँ से आए पता नहीं है। इनके पास कुछ झूठे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनके पास कुछ झूठे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होंगे। और ये सब लोग अपने जिनको हम वाइटल इंस्टॉलेशंस कहते हैं, जिनको हम सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस कहते हैं, जो हमारे पूरे लाइफलाइन की बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी जगह है, उनको इन्होंने घेर रखा है। जी तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर जैसे आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा है कि ये जितने भी हाईवेज है, या हाईवेज के ऊपर कोई एनक्रोचमेंट न हो, इसकी जिम्मेदारी फिक्स करिए। उसके लिए एक SIT गठित करिए और 3 महीने के अंदर हमें रिपोर्ट दे दीजिए कि ये पूरे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। तो जी इसी ढंग से ये पूरे वाइटल इंस्टॉलेशंस या एनर्जी स्टेशंस या कम्युनिकेशन चैनल्स या रेलवे ट्रैक्स, वहाँ की भी ये जो एनसर्कलमेंट है, वहाँ के भी ये जो जिन लोगों ने इनको घेरा रखा है, उनको क्लियर करना ये देश की सुरक्षा के लिए मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जी दीक्षित साहब, परेशानी ये रहे, मुश्किल इसलिए आ रही है, मुश्किलें घुसपैठियों की पहचान करने और उनको डिपोर्ट करने में, क्योंकि हमारे कुछ जो स्टेट्स हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है और कुछ कांग्रेस की जो जहाँ पे सरकार है, कर्नाटका वगैरह, तो इनको बहुत ही बुरी तरह से वो मिलता है, प्रश्रय शरण मिलता है। खास करके पश्चिम बंगाल जो है, ममता सरकार, वो तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि वो इंडिया के सपोर्टर कम और बांग्लादेश और
बांग्लादेशियों जो घुसपैठिए हैं उनके सपोर्टर ज़्यादा हैं। तो इस तरह की परेशानियों से हमारे किस तरह से निपटा जा सकता है? दिल्ली में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हालांकि मिली-जुली सरकार है। दिल्ली में भाजपा की बीजेपी की सरकार है। इस वजह से वहाँ बहुत ही सफलता से बांग्लादेशियों की पहचान हो रही है और बाहर भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अभी काफ़ी तेज़ी आई है इस मामले में, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे जो स्टेट हैं, उनमें कुछ खास बदलाव आता नहीं और वो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि वहाँ वो एंट्री गेट है उनका एक तरह से। वहाँ से एंट्री करके पूरे देश में बांग्लादेशी, म्यांमार के रोहिंग्या सब फैलते हैं। तो उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है सर? देखिए, उसमें ऐसा है कि आपने बात तो ठीक कही है कि कुछ राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए टाइप के गवर्नमेंट्स हैं, और वो हो सकता है कि ये इसमें पूरा उनका सपोर्ट नहीं रहेगा, चाहे वो विलिंगली या अनविलिंगली, लेकिन ये काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं भी दिखा रहे होंगे। लेकिन ये जो बात है कि हमारे देश में कौन फॉरेनर यहाँ इलीगली आ रहा है, यहाँ स्टे कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी ये सबसे पहले भारत सरकार की है और बाद में स्टेट गवर्नमेंट की है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं तो आगे जाके कहूँगा कि जैसे बाकी देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे यूके हो, आप अभी सब न्यूज़पेपर्स में पढ़ ही रहे, तो ये जिम्मेदारी जो फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी सबसे पहले है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी मशीनरी एक क्रिएट करनी चाहिए हर 2-3 जिलों में, या अगर जैसे बड़े शहर है तो उसमें उससे भी ज़्यादा। लेकिन भारत सरकार ने अपने खुद अफसर ये आइडेंटिफाई करने के लिए, इमिग्रेशन के लोगों को चेक करने के लिए रखना ज़रूरत है, और उनको आइडेंटिफाई करके, चाहे तो वो स्टेट पुलिस की मदद मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फोर्सेस है उनकी मदद ले लें। लेकिन ये काम किसी एक राज्य पर किसी एक स्टेट पर छोड़ के अगर वहाँ से लोग खुलेआम आ रहे हैं, तो हम एक हताश हुए या हेल्पलेसनेस की तरफ देखते रहे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उससे पूरा हिंदुस्तान अभी खतरे में आया है और इससे ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि पिछले 50 साल में 1971 के बाद जो भी ये लोग आ रहे हैं, वो किस ढंग से पूरे देश में फैले हुए हैं, वो हम सब देख चुके हैं। अभी मैं तो ये कहूँगा कि जैसे 23 अक्टूबर 2024 में ये इजराइल के ऊपर वहाँ के हमास वगैरह ने हमला किया था, और उसका कारण यही था कि उनके हर एक के घर में जो लोग काम करते थे, वो सब ये हमास के ही जो बंदे थे, वही अंदर वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वही हालत आज भारत की हुई है, वही हालत आज दिल्ली की है, मुंबई की है, बाकी सब बड़े शहरों की है। हमारे घर में जो लोग पहुँचे हैं, जो घर में हम पूरा घर उसके ऊपर, हाँ, और घर में हमारा पूरा जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, वो आपको क्या पता कि वो कौन लोग हैं और किसको वो क्या इन्फॉर्मेशन आपसे लेके दे रहे हैं। तो इसलिए ये मामला अभी बहुत ही सीरियस मामला है, और इस पर सबसे ज़्यादा हमने सोच के कार्रवाई भी तुरंत करना जरूरत है। जी दीक्षित साहब, हम क्या आप मानते हैं कि हमारी सेना जो है जिस तरह से सीमाओं पर कार्रवाई करती है, हमला करती है, एक्शन लेती है, पुलिस उस तरह से एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि वो इंटरनल और उनको पता करने में जांच पड़ताल, कोर्ट कचहरी का मामला बहुत लंबा खींचता है। तो क्या आपको लगता है कि जो आंतरिक सुरक्षा है हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा दुरूह काम है सेना के जो बॉर्डर पे है उससे? उसमें क्या हुआ है कि जैसे देखिए, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, जैसे खास करके ये जो नारकोटिक्स का मामला है, आप अभी सुन चुके, हर रोज पढ़ रहे हैं, हजारों टन नारकोटिक्स, जिसको बैंड मटेरियल बोलते हैं,
वो सी रूट से, हवाई रूट से, लैंड रूट से, ड्रोन से ये हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। कभी वो गोल्डन ट्रायंगल से आता है, कभी गोल्डन क्रिसेंट से आता है, कभी अफ्रीका से आता है, कभी और कई देशों से आता है, और उससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको पूरा बर्बाद कर रखा है। और ये जो नशीले चीज़ें हैं उसका जो फंड्स है, उसके जो उससे पैसा जो क्रिएट करते हैं वो दोबारा रिसाइकल करके वो परचेस ऑफ आर्म्स में या स्मगलिंग में या जो गलत चीज़ें उसमें जाके या आतंकियों को उससे मदद दी जाती है। तो इसलिए ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खाली पुलिस की बात है, इसमें हमने सबने इकट्ठा होके इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक ही मतलब ये एक तो नारकोटिक्स एक चीज़ है, बाकी दूसरी भी बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, जैसे जो यहाँ का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जैसा है वो सबसे जी बिल्कुल। सबसे आसान चीज़ है कि जो हमारा एनिमी है, जो एडवर्सरी है, तो वो इसकी मदद लेके यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है या जुडिशियरी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी ये छेद कर रहे हैं और कर सकते हैं। इसलिए एक लोगों में देशभक्ति का एक प्रचार करना पड़ेगा। बचपन से ही लोगों को अच्छी तरह अच्छी चीज़ें सिखानी पड़ेगी और उनको देशभक्ति के साथ, देश के साथ रहने की क्या ज़रूरत है, इसका महत्व सबको विदित करने की बार बार ज़रूरत है। जी उसी से न केवल हमारा सैनिक, न केवल हमारे पुलिस, लेकिन हर आदमी, मैं तो कहूँगा, उनको एक विदाउट यूनिफॉर्म, जिम्मेदार। ये भी देश के सैनिक ही है, ये भी देश के पुलिस ही है, और इनने सबने इकट्ठा आके इसके खिलाफ जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी दीक्षित साहब, ये हम अभी तक के जो देख रहे हैं जो हमले और आतंकवाद, हम देखते हैं कि ये पाकिस्तानी लोग ज़्यादा आतंकवाद फैलाने में ज़्यादा लगे हुए हैं, इस्लामिक स्टेट की बात और जो कुछ भी। बांग्लादेशी इतने वो दूसरे देशों में या भारत में उस तरह से नहीं कर रहे हैं, हमले नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं। तो ये दोनों में क्या गठजोड़, क्या कुछ मिली भगत लगती है, या दोनों में से कौन खतरनाक है ज़्यादा सर हमारे लिए, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी? नहीं, देखिए, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये नाम के लिए दो है, लेकिन जो इनके रेडिकल एलिमेंट्स है, जो कट्टरवादी है, अभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी और आईएसआई के जो एजेंट्स हैं वो बांग्लादेश में गए थे। हाँ और बांग्लादेश में भी ये कट्टरवादियों का नंबर कोई कम नहीं है। और बहुत सारे ये जो बांग्लादेशी है ये मुल्ला मौलवी बन के यहाँ के अलग अलग मदरसे में, दरगाह में या मस्जिद में आकर यहाँ रह रहे हैं। और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है, उनकी जो लॉयल्टी है, जैसे वीर सावरकर जी ने कहा था कि इनकी जो एक लॉयल्टी है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी है, इनकी लॉयल्टी यहाँ नहीं है। तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई पाकिस्तानी अलग है, बांग्लादेशी अलग है। ये सब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये सब एक ही है। और आप समझ लो इनकी लॉयल्टी जो है वो खाली अपने जो रेडिकल एलिमेंट्स है उनके साथ ही उनकी एक निष्ठा है। इसलिए ये दोनों मैं कहूँगा कि खतरनाक है और इनको निपटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, अभी हम देख रहे हैं कि चीन जैसे सपोर्ट कर रहा है, खुलेआम सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, हथियार दिया, ड्रोन का वहाँ से तुर्की से आया। तो ये कुछ देश हैं जो अमेरिका भी अभी छिप करके या जैसे भी है एक तरह से छद्म रूप से वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। इंडिया की ताकत से शायद वो घबरा गए, अमेरिका भी। तो ये हम दूसरे तरह से भी अटैक कर सकते हैं भारत पर, वायरस अटैक कर सकते हैं सर, साइबर अटैक कर सकते हैं, और भी दूसरा कोई हथकंडा अपना सकते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात है आपने कही। देखिए, जिस दिन ये हमला हुआ था तो वो 8, 9, 10 जो मई के आप जरा याद करिए, उसमें एक ही दिन कम से कम 3000 से ज़्यादा साइबर अटैक्स हमारे ऊपर
हुए थे। उसमें हो सकता है कि कुछ यहाँ के लोगों ने भी किए होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो थे वो पाकिस्तान से ही आए थे। और उसमें यहाँ गवर्नमेंट की जो बहुत सारी वेबसाइट्स है या जो मीडिया की वेबसाइट्स है या बहुत सारी जो सेंसिटिव डिटेल्स है, उसके ऊपर उन्होंने हमले किए थे और ये हमले और बढ़ते जाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने, तो वैसे ही रिजर्व बैंक ने और बाकी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उन्होंने भी ये साइबर अटैक के खिलाफ अपने को पूरी तैयारी करना चाहिए, उस सतर्कता बढ़ानी चाहिए। और देखिए ऐसा है कि चाहे वो तुर्की हो या चाइना हो या अमेरिका हो, उनसे किसी से भी हमें मदद मिलेगी ये अपेक्षा करना गलत है। अभी जो आपने देखा कि हम यशस्वी हुए हैं, उस यशस्वी होने का कारण एक ही है कि हमने आत्मनिर्भरता को पहचाना है और आत्मनिर्भर रहे हैं। जो हमारा आकाश तीर है, जो हमारा ब्रह्मोस है, जो हमारे बाकी भी वेपन्स वगैरह हैं, तो उसमें हम पूरे तरह से हमने खुद उसमें संशोधन किया है, उसको डेवलप किया है, उसको डिप्लॉय किया है, उसमें लोगों को प्रशिक्षित किया है। मैं तो आपको याद दिलाऊंगा कि जब राम और रावण की युद्ध हुई थी, उस समय भी विभीषण जी ने हनुमान जी से यही प्रार्थना की थी कि आप स्वविद्या, स्वतंत्र, स्वयंत्र प्रकट कीजिए। उसी से ये सब लोग छिन्न भिन्न हो सकते हैं, उसी से ये सब लोगों का विनाश हो सकता है। तो वो जो मंत्र विभीषण जी ने हनुमान जी को हजारों साल पहले दिया था, वही आज भी रेलेवेंट है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी मदद लगानी चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। हमारे लड़कों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा ये नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए और उसी से हम आने वाले काल में यशस्वी हो जाएंगे। जी दीक्षित साहब, आपने कहा कि मुस्लिम जो कंट्री है या पाकिस्तान है या दूसरे भी देश हैं, वो एक एजेंडा चला रहे हैं कि भारत को 1947 तक इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक देश बना देना है और डेमोग्राफी बहुत बुरी तरह से बदल रहा है देश का। तो हम आपसे एक अंतिम यहाँ पे एक सवाल है हमारा कि हिंदुओं को इससे ये अभी क्या करना चाहिए कि भविष्य में चलकर इस तरह की एजेंडा उनका जो है उसमें सफल ना हो और भारत अच्छी तरह हिंदू राष्ट्र के रूप में काम करे और पूरी ताकत शक्ति भारत के लिए अपनी रहे, किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। इसमें देखिए, जो बाहर के कुछ देश है, जैसे हंगेरी है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, इन्होंने क्या किया है कि जो भी गलत बात होगी, चाहे वो माइनॉरिटी ने की होगी या चाहे किसी एक सेक्शन ने की होगी, उसमें शुरू से ही सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर हम चलेंगे तो जो भी गलत काम करने वाले होंगे, जो भी गलत काम करने की मनीषा रखते होंगे, उनको अगर हम शुरू से सख्ती से निपटाएंगे तो वही मैसेज जाता है कि भाई यहाँ गड़बड़ नहीं चलेगी, यहाँ अपने को जो भी घटना है, जो भी संविधान है, उसी के मुताबिक काम करना पड़ेगा। जी, हिंदुओं का पॉपुलेशन कम हो रहा है सर पिछले 10 साल में, और मुस्लिम जो है बांग्लादेशी आ रहे हैं हमारे, जो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, रोटी बेटी और माटी सब पे उनका जो है वर्चस्व बढ़ गया वो, और दिनों दिन उनका पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती जा रही है। तो ये आपको लगता है कुछ चिंता वाली बात है हिंदुओं के लिए? देखिए ऐसा है, एक स्टडी के मुताबिक जो आबादी बढ़ती है तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ लोग रहते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्डनेस रहता है, जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, वहाँ ये आबादी ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे, जो देश हम आज विकसित कहते हैं, तो वो विकसित होने का रहस्य जो है वो इसी में है। अगर आप डेवलप हो जाएंगे तो आबादी कंट्रोल हो सकती है। यही आज चाइना में भी हो रहा है, यही आज बाकी देशों में, जापान में हो रहा है। तो इसलिए एक इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री बनके अगर हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड करेंगे,
उनको अच्छी तरह से अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मदद करेंगे, तो चाहे वो हिंदू हो या कोई अलग हो, जो आबादी है वो उसी से कंट्रोल में रहेगी और उसमें फिर किसी को समस्या नहीं होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रवीण दीक्षित साहब, आईपीएस, वरिष्ठ आईपीएस और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक, जो बता रहे थे कि जितना जो है हमारे बॉर्डर पर खतरा है, खतरनाक है, जितना सेना जिस तरह से मुस्तैद है, उसी तरह से देश के अंदर भी पुलिस व्यवस्था और आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, सावधान सतर्क रहना पड़ेगा, तभी देश के बाहरी दुश्मनों के साथ ही हम अंदर के दुश्मनों से भी रक्षा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।